शादी चूंकि कोई लव मैरिज शक्ल ही नहीं है, लव हो और मैरिज हो। लेकिन स्टार्टिंग में ये हुआ कि मैं दाढ़ी रखता था, मुझे सारे काम दाढ़ी में मिला करते थे, मैं दाढ़ी कटवाता नहीं था। अब मुझे जब ससुराल जाना होता था तो वाइफ लड़ जाती थी कि दाढ़ी में नहीं जाना, ये क्या शक्ल बना रखी और ये और वो। अब हमारे बीच में नहीं है, इस बात का बड़ा दुख रहा और बड़ा शौक हुआ मैं कि यार ये उन्होंने ऐसे ये क्या कर लिया। हम लोग सेट पे ही जब शूट नहीं हो रहा है और सेटिंग वेटिंग चल रही है तो गाने वाने गा रहे हैं। वो बड़े शौकीन थे म्यूजिक के। बिल्कुल। हाँ, तो एस्ट्रोनेट थे, अपनी दूरबीन वगैरह लेके हर जगह अपने साथ ही चलते थे। पढ़ने का बहुत शौकीन था, वह हाईली एजुकेटेड। तो ऐसा आदमी ऐसे कैसे कर सकता है, ये आज तक हमें समझ नहीं आया। बट हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत कमाल रहा, बहुत अच्छा रहा। और अभिषेक चौबे सर के बारे में क्या बताऊँ, उड़ता पंजाब सब भी जानते हैं उनके बारे में। सोन चिड़िया भी अपने आप में कमाल की फिल्म थी बहुत। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो जैसे आपने अभी इन लॉज की बात करी, तो शादी का क्या इफेक्ट पड़ा आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे? शादी चूंकि कोई लव मैरिज शक्ल ही नहीं है, लव हो और मैरिज हो। तो मुझे याद है जब मेरी मदर मेरी वाइफ को शादी से पहले देखने जाते हैं, तो देखने जा रही थी, तो वो पहाड़ों पे चढ़ना जब शुरू, हम दिल्ली से 250 किलोमीटर प्लेन में चले, फिर पहाड़ शुरू हो गया। तो कहने लगे भैया तुझे कोई दिल्ली में मतलब ज़मीन पे कोई नहीं मिला क्या? मैंने कहा है ही नहीं कोई, अब यहाँ कर दे वही बहुत है। तो वो पढ़ी लिखी हैं, वो हिमाचल से हैं और एमए किया हुआ है, पर धार्मिक विचारों की हैं। तो उनको एक्टिंग से कोई लेना देना था नहीं। हाँ, तो उनका सिंपल जैसे वहाँ पहाड़ों पे होता है कि यार सरकारी नौकरी वाला लड़का है, बहुत अच्छा है, जॉब करता है, बहुत अच्छा है। पर ये तो अजीब ही है मतलब। बट हम उनके एक आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं उनसे मिला तो उन्होंने भी मुझे पसंद किया, और फिर उनकी पसंद जब मैं बन गया तो फिर उन्होंने कहा मैं तो शादी फिर यहीं करूँगी। तो शादी तो हो गई है। लेकिन स्टार्टिंग में ये हुआ कि मैं दाढ़ी रखता था, मुझे सारे काम दाढ़ी में मिला करते थे, मैं दाढ़ी कटवाता नहीं था। जो छोटा मोटा दिल्ली में काम, क्राइम शोज वगैरह मिलते थे तो दाढ़ी में ही मिलते थे। अब मुझे जब ससुराल जाना होता था तो वाइफ लड़ जाती थी कि दाढ़ी में नहीं जाना, ये क्या शक्ल बना रखी और ये और वो। मैंने कहा यार मत कटवाओ, 2 पैसे मिलते हैं इससे। दाढ़ी, और तब बहुत नाराज़गी होती थी। तो मुझे आज भी याद है कि हम उस दौरान मैंने एक नाटक किया था, मेरे बच्चे हो गए थे और बच्चे शायद 3 साल के थे, जुड़वा बच्चे मेरे। अच्छा। ट्विंस हैं, बेटा बेटी। तो वो 3-3 साल के थे, 3 या 4-4 साल के होंगे। तो मैं एक नाटक कर रहा था, उसमें मैं बेहोश हो जाता हूँ। अच्छा। तो वो बच्चे मेरे रो पड़े थे, मतलब वो स्टेज पे आने को पागल के पापा मर गए। तो उस दिन उन्होंने पहला नाटक देखा था और उस दिन मुझे ये बोला था कि भाई तुम्हें यही करना चाहिए, तुम और कुछ नहीं करोगे, मुझे समझ में आ गया और तुम अच्छे एक्टर हो। उसके बाद मैंने कुछ टी सीरीज के कुछ डिवोशनल भजन वगैरह करे थे, वीडियो जो बनते हैं, काफ़ी करे थे मतलब। तो वो मेरे ससुराल वालों ने देखे होंगे कहीं, तो कॉल आता था, फिर धीरे धीरे वहाँ पता चलना शुरू। अच्छा तो सबको लगता ही है ना कि अपना आदमी कोई दिख रहा है कि अरे यार ये फिल्म में है या ये गाने में ये आ रहा है। तो फिर धीरे धीरे उनको भी अच्छा लगने लगा। और आज की स्थिति तो ये है कि मेरे घर की डायरेक्टर वो है, मेरे सारे ऑडिशन की डायरेक्टर वो है। अच्छा। हाँ, सारे ऑडिशन वही करती हैं। और डायरेक्टरों से ज़्यादा मुझे इरिटेट कर देती हैं, क्योंकि नहीं ये अच्छा नहीं था, इसमें ऐसे एक्सप्रेशन दो। अच्छा, मैंने कहा बताओ, करके बताओ जरा कैसे दूँ। वो नहीं मैं बता रही हूँ, वो समझो तुम। तो वो डायरेक्टर बन चुकी हैं अब। बिल्कुल। मेरे सारे ऑडिशन वही करती हैं। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि एक आदमी का भाग्य औरत के बगैर अधूरा है, और उसकी जो वाइफ होती है, उसके जो बच्चे होते हैं, उन्हीं के भाग्य से इंसान आदमी की जात जो है वो कमाती है। बिल्कुल। तो मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, जब वो लोग जिंदगी में आए हैं तब कुछ अच्छा होना शुरू हुआ है। मेरे बच्चे बड़े लकी हैं। बहुत अच्छी बात है। एनएसडी से कैसा रिलेशन रहा आपका? एनएसडी से एक समय तो ये था कि मुझे एनएसडी से नफरत थी। अच्छा। क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा, तो मैं इंस्टीट्यूट कहीं जा नहीं पाया। हाँ। और एनएसडी का ही रुका होता था तरफ, अरे भाई एनएसडी के एक्टर हैं, एनएसडी है। अरे मैंने कहा क्या हो गया, बाहर के कोई एक्टर नहीं होते क्या? तो एक हमारे डायरेक्टर हैं गगन सेठ सर। अच्छा। आज भी उनके साथ बहुत प्यारे संबंध है, वो बहुत मुझे गाइड करते रहते हैं, बहुत प्यार है। तो उनकी एक, हम लोग कॉर्पोरेट फिल्म कर रहे थे रिलायंस के ऊपर, तो वहाँ एक लड़का आया था उस समय, ये बात 2003 की शायद होगी, 2 या 3 की, क्योंकि 4 का पास आउट है वो। अच्छा। वो सेकेंड ईयर में था, उत्पल झा। वो मेरा पहला दोस्त बना था एनएसडी का, पहला दोस्त।
और उसके बाद फिर मैं NSD में जाना शुरू किया। अच्छा, ऐसा नहीं है, इससे पहले हाँ एक बात और याद आई। रेखा जैन आंटी थी, अब तो नहीं रही वो। उनके पति थे नेमीचंद जैन, वो भी नहीं रहे अब। उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था बच्चों के नाटक लिखने के लिए। और रेखा आंटी जो थी वो आर्टिस्ट कॉलोनी पीटीआर में रहती थे, और वो हिंदुस्तान का पहला चिन्ह थिएटर उन्होंने शुरू करा था। अच्छा। और हबीब तनवीर के साथ की रंगकर्मी थी वो। बहुत कमाल की लेडीज थी, और बहुत उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी चिल्ड्रन थिएटर को दिया। तो मैंने उनके साथ बचपन में बहुत काम किया था, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि उनके साथ एज एन एक्टर काम करते एक समय ऐसा आया जब उन्होंने कहा कि मेरा एक नाटक डायरेक्ट कर। अच्छा। तो मैंने नाटक डायरेक्ट भी किया था। अच्छा, तो वो मुझे कहती थी कि देव, उस समय 12th पास थी NSD, तो वो मुझे कहती थी कि देवेंद्र तुम्हें जो है NSD करनी है। तब मैं शायद 10th 11th ऐसे में था। तो फिर पता नहीं क्या, मतलब कुछ ऐसे हालात रहे कि मैं आगे पढ़ नहीं पाया, 12th हो नहीं पाई, फिर ग्रेजुएशन हो गई। अच्छा, 12th हुई नहीं, ग्रेजुएशन? नहीं, 12th ग्रेजुएशन हो गई NSD की। अच्छा, NSD की रिक्वायरमेंट। ओके। पास को ले लेते थे, फिर आफ्टर ग्रेजुएशन होने लगा, पोस्ट ग्रेजुएशन मान लो NSD को। तो फिर तो हाथ से ही छूट गई। तो NSD में हो नहीं पाए, वरना रेखा आंटी कहें और NSD ना हो, तो अगर वो हो जाती 12th तो शायद NSD कर लेते। बट कोई मलाल नहीं है। अब एक एक्टर को मुझे लगता है तब तक ये लगता है कि वो एक्टर है कि नहीं है, जब तक उसे काम नहीं मिलता। बिल्कुल। या लोग उसे अप्रिशिएट नहीं करते एज एन एक्टर। तो वो काम भी मिला, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया काम को, और अच्छे काम मिले, मालिक की दया रही है। तो अब कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, इतना है कि शायद कर ले तो और अच्छा होता। नो डाउट NSD बहुत मजबूत जगह है, और बड़े बड़े धुरंधर एक्टर निकले हैं वहाँ से, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और पार्टीज भी होती हैं वहाँ पे? पार्टी उत्पल का फेयरवेल था। अच्छा। तो उसने बहुत जोर दिया। अच्छा, उसकी वजह से मैं वहाँ जाया करता था अक्सर, तो वहाँ पूरा उसका जो बैच था सब जानते थे मुझे। और मैं थोड़ा ऐसा लड़का था जिसके बारे में कोई ना जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे भीड़ से निकल के अपनी पहचान बनाने का शौक था कि मुझे पहचान। मैडी। हाँ मैं बहुत शरारती था और बहुत एनर्जेटिक था। अब उम्र के हिसाब से कम हो गया मामला। तो उसने मुझे कहा भाई आना जरूर है, सारे ग्रुप ने कह दिया। तो मैं शूट कर रहा था भिवानी में। अच्छा। तो वहाँ से मैं इतनी तेज गाड़ी लेके भागा। मेरे साथ एक एक्टर थे दिल्ली के, अशोक गहलोत। वो आज भी मिलते हैं तो कहते हैं यार तू तेरी साथ गाड़ी में नहीं बैठना। तो मैं इतनी स्पीड में गाड़ी लाया, और फिर हम लोगों ने, मैं उन्हें छोड़ के मैं NSD में घुसा हूँ। और वहाँ जो फिर गंद मचाया ना भाई साहब, कोई कुछ ला रहा, मतलब कोई वोदका, कोई रम, कोई विस्की, कोई बियर, सब आने दो, कॉकटेल हो गया, सब आने दो। और कुछ नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है। और उस दिन तो इतना बड़ा कांड हुआ कि मेरे में स्टीम हुआ करती थी। तो BM स्नैक है SRC के पास। तो तब वहाँ पे ऐसा सब बना नहीं था। तो मैंने रात को, इन्होंने, अरे वाह, ये क्या है? छाछ है सर। छाछ हम पीते नहीं भाई। छाछ नहीं है, दूध है। दूध है यार भाई, छाछ दूध हम दबा के पीते हैं, दूध का तो हम। तो वो लोग कहते रहे कि भाई रुक जा, रुक जा। मैंने कहा नहीं, घर जाऊंगा नशे में बोल। और मैं सुबह मैंने देखा तो मैं BM स्नैक के पास गाड़ी लगा के AC चला हुआ और वहाँ सो रहा हूँ। अच्छा। 25 BM स्नैक की बात करी तो स्नैक्स आ गए। हाँ, स्नैक्स आ गए भाई, टाइमिंग सही है। हाँ। तो सुबह मैंने देखा तो मेरे मोबाइल में 25 मिस कॉल मम्मी की। और मैं वहाँ, और लोग देख रहे हैं कौन है जो आदमी। मैं AC चला के वहीं सो गया। उठा रहे, मैंने कहा भाई क्या टाइम हो गया, भागो। तो खूब मस्ती करी, वो टाइम था। और हाँ, एक और बात मस्ती का, मैं उत्पल के रहते, जब तक उत्पल रहा, तो उनके हॉस्टल, NSD हॉस्टल जाता था। रात को जो है सारे लड़के लड़कियां मिलकर ढोलक वोलक निकाल ली, और फिर गाने होने दो, जैमिंग होती थी दबा के। तो खूब मस्ती करी। मैंने सुना है सेट पे आप ADs की बहुत लेते हो। यार गलत बात है ये। लेना वेना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ क्या है कि देखिए सबका अपना एक्सपीरियंस है। कुछ लोग उम्र से बड़े अपने आप को दिखाते हैं कि हम बड़े हो गए। मैं उनको बड़ा नहीं मानता। बड़ा वो होता है जो अपने एक्सपीरियंस के साथ बड़ा होता है, उन्हें लेके बड़ा होता है। अब
एडीज क्या है, आजकल के बच्चे हैं और पहले तो काम को ढूंढते फिर रहे हैं, फिर काम मिल गया किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस में, अच्छी फिल्म के अंदर एडी लग गए। अब वो लोग ना थोड़ा, अब डायरेक्टर तो पल रहा है ना उनके अंदर, अब वो उसकी वो सब जो है निकाल देते हैं वहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं वैनिटी में बैठा हूँ, एक एडी आया, सर वो रेडी हो जाइए आप। आपका राइट है बोलना, रेडी होइए। सर वो लाइन कर लिया आपने? मैंने हाँ लाइन कर ली। सर एक बार लाइन कर लें? हाँ मैंने कर लेते हैं। अब वो लाइन कर रहा है, मैं लाइन कर रहा हूँ। सर एक बार बिना स्क्रिप्ट के करें? वो भी राइट है तुम्हारा, करेक्ट है, कर लिया। अब वो कह रहा है नहीं सर वो एक्टिंग करके बोलिए जरा। मैंने कहा एक्टिंग वहाँ करेंगे जहाँ करनी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्या है, उनको थोड़ा सा वो अपने उससे बाहर निकल जाते, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है कि आप अपनी लिमिट में रहिए। बिल्कुल। अब मैं वैनिटी में बैठा हूँ और मैं वहाँ पे वो सीन कर रहा हूँ, आप लाइनें ले सकते हो पर आप एक्टिंग कैसे करवाओगे मुझे यहाँ पर? एक्टिंग तो मेरी ठीक है जब भी मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ ठीक भी, और दूसरा क्या है, सेट पे एक माहौल होता है यार। हाँ। है ना, सेट बना हुआ है, मैं जो भी हूँ, मैं पियोन हूँ, चाहे मैं वहाँ पे क्लर्क हूँ, चाहे मैं चौधरी हूँ, प्रधान हूँ, तो उसका एक सेट बना हुआ है। वहाँ जाऊँगा, एक माहौल मिलता है, डायरेक्टर है, सब को एक्टर है साथ में, सब कुछ है, तो एक माहौल के साथ एक्टिंग होगी। अब जहाँ मर्जी शुरू हो जाओ, तो वो उस बात के लिए मैं थोड़ा डांट देता हूँ उन्हें। तो उसको कह सकते हो कि मैं लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। एडीज बड़ी मेहनत करते हैं, और मैं अगर आपके माध्यम से बताऊंगा भी कि एडीज को भी ना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, कितना सीनियर है वो, कितना कुछ जानता है। बिल्कुल सही बात। तो आप उसको बिल्कुल नए बच्चे की तरह ट्रीट ना करें, है ना, लिमिट में रह के काम करें। तो अगर हम बात करें रीजनल काम की, तो रीजनल में आपने एक भोजपुरी कुछ किया था। क्या किया था वो आप बताएंगे आपने क्या किया था? गलत बात है यार, कहाँ से निकाल के लाते हो। हाँ, अब मैं इसको अलग शब्दों में लेता हूँ कि ये कुछ पाप करे हैं मैंने। अच्छा। हुआ ये कि मैंने एक फिल्म करी थी 2003 में, आई थिंक, बलमा बनारसी। अच्छा। मैं हीरो था उसका। सीडी मूवी का जमाना था, तो दिल्ली में उस समय दूरदर्शन के नाटक वगैरह, सीरियल वगैरह होते थे, और तो कुछ होता नहीं था। वेब सीरीज आई नहीं थी, फिल्में दिल्ली में इतनी आती नहीं थी, सेट लगा के फिल्में बना करती थी, सीरियल दिल्ली में थे नहीं, डीडी के छोड़ के। सैटेलाइट भी शुरू हुआ था कि नहीं मुझे ये भी ध्यान नहीं है, तब तक शायद नहीं हुआ था। तो बलमा बनारसी मैंने करी क्योंकि वीनस का ठप्पा था उस पर, और मैंने उसे करा, भोजपुरी थी। उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर आने लगे, गंगा कैसेट, चंदा कैसेट, ये वो करने लगे। तो मैंने बोला यार ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, मैं नहीं करूँगा। बट उसी दौरान एक जगह से मुझे ऑफर आया कि हम लोग भोजपुरी गाने करते हैं, तो आप ऑफिस आइए हमारे। मैं ऑफिस गया, तो नाम नहीं लूँगा डायरेक्टर का। तो मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मुझे गाना जो है लिखा हुआ था पेपर पे, उसमें दिया, और एक कैसेट दी जिसमें गाना रिकॉर्ड था। तो कहने लगे सर ये गाना है, और हम लोग 2 दिन बाद, 3 दिन बाद शायद हम शूट करेंगे, हम आपके साथ काम कर रहे हैं। मैंने कहा और? कहते और क्या? मैंने कहा पेमेंट।